हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्थ मैरिज विद मिनिस्टर गानियो एपिसोड। तो चलिए से शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी पूरे टशन में आर्यांश जी को चैलेंज करके वापस अपने घर पहुंच गई थी और उसने चैलेंज कुछ ऐसा किया था कि शादी के दिन किसी भी हालत में आर्यांश आशी को ढूंढ नहीं पाएंगे, जिस बारे में वो अब अपने बेड पर बैठे अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचे जा रही थी। और वो खुद के दिमाग पर अपने हाथ से मारते हुए कहती है, मैं पागल हूँ क्या? चैलेंज भी दिया तो क्या कि मैं गायब हो जाऊंगी, वो भी शादी के दिन? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे किसी दिन ले डूबेगा। अब कहाँ छुपूंगी? बगल वाले तालाब के अंदर? और ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखाया कि वो बढ़िया अच्छा खासा आईफोन दे रहे थे। कम से कम लेकर के काव्या को तो दे देती। अब जब तक उसको मैं फ़ोन नहीं दूंगी, वो क्या घंटा मुझे मेरा फ़ोन देगी? बिना फ़ोन के कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी मैं? इसीलिए कहते हैं आशी, कॉन्फिडेंस ठीक होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इस बारे में तो किसी को बता भी नहीं सकती। अब क्या करूं? परसों तेरी हल्दी है, उसके बाद मेहंदी, और उसके बाद तेरी मैयत निकलेगी। अगर गलती से भी शादी के दिन तो आर्यांशी के हाथों मिल गई ना, तो तुझे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यांशी मंडप में गोद में लिया करके बैठा देंगे मुझे और मैं सबका मुंह देखती रह जाऊंगी। क्या करूं? डायलॉग तो आराम से बोल देती हूँ, उसके बाद बैठ करके प्लानिंग बनाना पड़ता है। वही तभी सुरभि जी आशी के गेट को खटखटाते हुए कहती हैं, बेटा। आशी जो कहते हैं, हाँ आ जाओ अंदर, खुला है दरवाज़ा। सुरभि जी जो अंदर आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम आ गई हो? आशी जो कहती है, हाँ आ गई। सुरभि जी जो कहती हैं, बताओ क्या बात कर रहे थे? उनके हाथ में इस वक्त खाने की थाली थी। आशी जो कहती है, अरे मम्मा नीचे बुला ली होती, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? सुरभि जी जो कहती हैं, क्यों, कुछ ज़रूरी काम कर रही थी? आशी जो कहती है, नहीं मम्मी कुछ सोच रही थी। आशी का दिमाग तो उसके अपनी प्लानिंग बनाने में ही व्यस्त था। वहीं सुरभि जी को लगता है कि आशी कुछ और ही सोच रही है, जिसकी वजह से उसके कंधे पर अपने हाथ से हल्का सा मारते हुए कहते हैं, किसके बारे में सोचा जा रहा है? हाँ, अभी से कुछ ज़्यादा ही ख्वाब नहीं बन रही हो तुम? वहीं आशी अपनी आंखों को नीचे से ऊपर उठाती है और अपनी मम्मा को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है मम्मी? सुरभि जी जो कहती हैं, क्या? आशी जो कहती है, एक बात बताओ, ये पापा और तुम में से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसके पास है? सुरभि जी जो कुछ सोचते हुए कहती हैं, वैसे कॉन्फिडेंट तो तुम्हारे पापा ही ज़्यादा है। आशी जो कहती है, अच्छा, और एटीट्यूड वो किस में ज़्यादा है? सुरभि जी जो अपने आगे आ रहे कुछ बालों को पीछे करते हुए कहती हैं, वो तो मेरे अंदर ही है। आशी जो कहती है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस प्लस ऊपर से एटीट्यूड, दोनों की मिक्सचर हूँ मैं। कोई काम करने से पहले सोचती नहीं हूँ मैं। आशी की बात सुन करके सुरभि जी कहती हैं, क्या हो गया ऐसा? और वैसे भी इतनी जल्दी तुम्हें ये रियलाइज़ कैसे हो गया? मुझे तो लगा था कि इस जन्म में तुम्हें समझ में नहीं आने वाला कि तुम कुछ भी करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचती हो। आशी जो कहती है, हाँ बिल्कुल, इसी वक्त तुम ताने भी मार लो। न्यूटन का थर्ड लॉ ना कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया तुमने। मैं अपनी कोई भी दर्द भरी दास्तान सुनाती हूँ और तुम उसी दास्तान को उल्टा फेंक करके मेरे मुंह पे मारती हो, वो भी बहुत सारे तानों के साथ। सुरभि जी जो अपने हाथ से आशी को पहला कौर खिलाते हुए कहते हैं, अच्छा पहले खाना खाओ, और वैसे भी तुम भी कोई कम थोड़ी ना हो। अगर मैं आज तुम्हें ताने मार रही हूँ तो क्यों? बचपन से तुम ऐसी हरकतें करती आती थी। देखो, पहले तो तुम्हारी दुख भरी कहानी पर मैं कितना भरोसा करती थी, याद है ना तुम्हें? चक्कर में स्कूल चली गई थी प्रिंसिपल से लड़ाई करने। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? प्रिंसिपल ने मुझे सब कुछ बताया, तब जाके मुझे पता चला कि मेरी बेटी तो कभी विक्टिम थी ही नहीं, बल्कि पूरा स्कूल ही विक्टिम है तुम्हारे सामने। आशी जो कहती है, मम्मी प्लीज़, और ये बोल करके उनके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, अभी नहीं मम्मी, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सोच रही हूँ यार। जितने भी तुम्हारे लेक्चर है ना, वो तो मुझे कल सुना लेना, परसों सुना लेना, उसके बाद जब मैं चाहे तब सुना लेना। सुरभि जी जो कहती हैं, अब कहाँ वक्त मिलेगा तुम्हें ताने सुनाने का? आशी जो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, बाप रे, ताने सुनाने के लिए इतना दुख है तुम्हें? हाँ तो एक काम करना, फ़ोन है ना, उसको यूज़ करना। सुरभि जी जो कहती हैं, मतलब फाइनली तुम इस रिश्ते के लिए मान गई हो ना? आशी जो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, उसके अलावा ऑप्शन ही कहाँ है मेरे पास। आशी ने मुंह से तो ये ज़रूर बोल दिया था, मगर उसका दिमाग इस बात को ज़रा भी मानने को तैयार नहीं था।
वो अंदर ही अंदर कहती है, आप टेंशन मत लो मम्मी, ये जो मेरा खुरापाती दिमाग है ना, ये कुछ ना कुछ तो आइडिया निकाल ही लेगा। और अगर नहीं निकाल पाया तो बगल का तालाब तो है ही, वैसे भी बहुत बड़ा है। लेकिन तभी आशी को कुछ याद आता है और वो झटके से अपनी चेहरे को जल्दी जल्दी हिलाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना मर जाऊंगी, अभी तो बहुत काम करना है मुझे। अभी तो अपनी स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, उसको उड़ाना है, काव्या के साथ अय्याशियाँ करनी है, बार में जाकर के डांस करना है, बॉस बनना है, आगे पीछे बॉडीगार्ड्स होंगे, आशी 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 करेंगे। वो लाइफ जिए बिना ऐसे थोड़ी ना मर जाऊंगी मैं। वहीं लगातार सुरभि जी उसको हिलाते हुए कहती हैं, आशी 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 खाओ ना खाना। आशी तो कहती है, अरे मम्मी इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, आप भी ना। सुरभि जी तो कहती हैं, ये खुले आंखों से ख्वाब कौन देखता है पता है, पागल लोग। वहीं आशी उनके हाथ से खाना खाते हुए कहती है, आपको पता है दुनिया में जितने भी पागल होते हैं ना, वही सक्सेसफुल होते हैं। सुरभि जैसे ही उसकी बात सुनती हैं, वो एकदम से हैरान होते हुए कहती हैं, क्या सक्सेसफुल? ये शादी के बीच में सक्सेस की बात कहाँ से आ गई? आशी जो कहती है, सक्सेस तो हमेशा से था बीच में, ये शादी बीच में आ रही है एक्चुअली। मेरा और सक्सेस का रास्ता जो है ना, उसके बीच में ये शादी टांग अड़ा रही है। सुरभि जी जो कहती हैं, नहीं आशी, आपको ही बदमाशी नहीं होनी चाहिए, तुम भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हो। आशी तो कहती है, अरे मुझसे पूछा ही कहाँ गया, और हाँ करने वाली मैं होती कौन हूँ? आपस में सारे लोग बातचीत कर लिए, या आंटी जी ने मुझे शगुन पकड़ाया और उसके बाद बस तुम लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, आर्यांश जी ने मुझे पसंद करना शुरू किया, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना शुरू की और पूरे अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया। लेकिन पता है मम्मी, मुझे ना इन सारी बातों से ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कह रहे हैं, उन्हें तो भाई मैं फ्री का पंचिंग बैग मिल रही हूँ। उनको जब भी फ्रस्ट्रेशन होगा, जब भी स्ट्रेस होगा, आकर के मुझे सुना लेंगे, मुझे डांट लेंगे, पता चले किसी दिन मूड ख़राब हो मुझे बेड से मारना शुरू कर दें। वो तो भगवान की कृपा थी कि मुझे गलती से ही सही, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट आ गई। पता नहीं मेरे डैड के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया था जो मुझे ले जा कर के मार्शल आर्ट ज्वाइन करवा दिया। अब कम से कम मैं खुद को बचा तो सकती हूँ, लेकिन फिर भी बताओ मम्मी, तुम अपनी बेटी को किसी को फ्री में दे रही हो, वो भी इसलिए ताकि वो शख्स मेरा यूज़ कर सके। सुरभि जी जो कहती हैं, कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो तुम, शादी का मतलब यूज़ करना नहीं होता है। आशी जो कहती है, अच्छा, और ये बोल करके वो पीछे जाती है और दीवार से अपने बैग को टेक लगाती है और अपने घुटनों पर एक हाथ रखते हुए कहती है, तो एक बात बताओ, तुम्हारा और डैड का क्या रिश्ता है? तुम उनके लिए खाना पकाती हो, वो तुम्हारे लिए पैसे लेकर के आते हैं, तुम उनका कपड़ा धुलती हो और वो कभी कभी तुम्हें घुमा देते हैं। दोनों लोगों के बीच में डीलिंग चलती है। और हाँ, अगर डैड को गुस्सा आ गया या फिर अगर डैड को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बाहर का कुछ भी स्ट्रेस है, तो वो आकर के तुम्हारे ऊपर निकालते हैं और तुम फ्री में उसे सह लेती हो। सुरभि जी जो कहती है, मैं भी तो इतना सुनाती हूँ, वो भी तो सह लेते हैं ना। आशी जो कहती है, क्योंकि मेरे डैड अच्छे हैं कि वो सिर्फ सुनाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाते मम्मी, तो तुम क्या कर सकती थी? कोई ऑप्शन था तुम्हारे पास? आशी की बात सुन करके सुरभि जी जो थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और आशी से कहती हैं, तुम्हें लगता है कि आर्यांशी ऐसे हैं? हमें तो कभी समझ नहीं आया, कुछ ऐसा कहा क्या उन्होंने तुम्हें? आशी जो कहती है, मम्मी शुरुआत के जो दूर के ढोल होते हैं ना, वो सुहाने सुहाने से लगते हैं, और जब मैं उनके पास जाऊंगी तब मुझे अपना असली रूप दिखाएंगे, क्योंकि तब उन्हें पता होगा कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। क्योंकि अगर लड़कियों का डिवोर्स भी हो जाता है ना, तो उस औरत को लोग बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं और सबको लगता है कि गलती उस औरत की ही रही होगी। उसकी ज़िंदगी में से सारे रंग उड़ा दिए जाते हैं। किसी भी मर्द को देखा है तुमने कि वो विधवा बना है और ज़िंदगी भर सफ़ेद कपड़ा पहन रहा है? नहीं ना। लेकिन देखो, हर औरत को देख करके तुम पता लगा लोगे कि वो विधवा है या शादीशुदा है। मर्दों का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। उनको भी अपने मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, पैरों में पायल पहनना चाहिए, हाथों में चूड़ी पहनना चाहिए। अच्छा, और ये सब नहीं भी कर सकते तो कम से कम माथे पर एक टैग लगाना चाहिए कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि उनका तो एक औरत से मन ही नहीं भरता। और ये जितने भी रूल्स बनाए गए ना कि लड़कियां अपना परिवार छोड़ करके दूसरे के घर में जाती हैं, बाहर जा करके उनके लिए खाना बनाती हैं, कपड़े धुलती हैं, उन लोगों को फ्री की नौकर मिल जाती है, ये सारे रूल्स ना मर्दों के बनाए हुए हैं।
कोई औरत ऐसे रूल कैसे बना सकती है? सुरभि जी जो कहती हैं, माता सीता के बारे में सुना है तुमने? आशी जो कहती है, अरे मम्मी यार तुम कहाँ चली गई यार, वहाँ त्रेता युग में, और मैं नहीं हूँ माता सीता, प्लीज मम्मी। और तुम क्या चाहते हो, माता सीता जी की तरह मैं भी जमीन के अंदर घुस जाऊं? और मैंने तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए कि धरती माता मुझे खुद अपने गोद में लेकर के जाएंगी। तुम्हें पता है मम्मी, मुझे बुरा ये नहीं लग रहा कि मेरी शादी हो रही है या फिर तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से भेज रही हो। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। ओह गॉड, खैर तुमसे तो बात करनी बेकार है, छोड़ो, इस बारे में हम बात नहीं करते। सुरभि जी जो कहती है, मतलब तुम्हारा डिसीजन क्या है, मुझे ये तो बता दो। हम लोग नीचे बैठ कर के ढोल बजा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, और तुम हो यहाँ पर बैठ कर के कुछ और ही प्लानिंग कर रही हो। आशी जो कहती है, कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ मैं। आशी जो साफ साफ झूठ उनके सामने बोले जा रही थी, मगर उसका दिमाग लगातार यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर वो भागेगी कहाँ। सुरभि जी जो कहती है, बेटा एक बार फिर से सोच लो, ये शादी करनी है ना तुम्हें? आप लोगों ने अपना फैसला सुना दिया ना मुझे कि ये शादी मुझे करनी है। उधर से आर्यांश जी की फैमिली और आर्यांश जी ने भी बोल दिया है कि हाँ मुझे शादी करनी है। मुझसे किसी ने तो पूछा नहीं है। अब बाकी का डिसीजन मेरा ही होगा, और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं किसी को नहीं बताने वाली। सुरभि जी जैसे ही सुनती हैं वो घबराते हुए कहती हैं, नहीं बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भागने की प्लानिंग कर रही हो। आशीष अपने मम्मी को गले लगाते हुए कहती है, मम्मी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहुत सारे डार्क चॉकलेट और मेरा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक भी। सुरभि जी तुरंत ही अपने आप से उसे दूर करते हुए कहती हैं, चुप करो, मजाक कर रही हो तुम यहाँ पर, मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ। आशीष जो कहती है, अच्छा अभी परेशान हो रही हो तुम, और मुझे वहाँ भेज करके जिंदगी भर जो मैं परेशान होंगी उसका क्या? सुरभि जी जो कहती है, तुम चाहती क्या हो? आशीष जो कहती है, फिलहाल आप रूम से बाहर जाइए, यही चाहती हूँ, चैन से सोना है मुझे। सुरभि जी जो कहती है, चैन से सोने वालों में से तो तुम बचपन से नहीं थी, रात में बचपन में भी काएं काएं करके चिल्ला करके मुझे उठा दिया करती थी, जब से पैदा हुई सब परेशान ही करती रहती हो। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर निकलने लगती हैं। आशी भी चिल्लाते कहती है, हाँ हाँ जाइए, आपको तो अपना बेटा ही पसंद आएगा ना, और वैसे भी यहाँ पर लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं होती है। जैसे ही सुरभि जी ये सुनती हैं वो पीछे मुड़ करके आशी को देखते हुए कहती है, अच्छा लड़की अगर तुम्हारी जैसी उद्यमी हो ना तो भला कौन उसकी इज्जत करेगा? और ये बोल करके सुरभि जी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं आशी दरवाजा अंदर से लॉक करती है और बिस्तर पर आ करके धड़ाम से पड़ती है। एक पिलो को अपने सिर के नीचे लगाती है और दूसरे पिलो को अपने गले से लगाते हुए कहती है, ये पूरी दुनिया का ना रूल बदलना पड़ेगा। ये लड़कियां लड़कियां लड़कियां, हर जगह ये लड़कियां क्यों पिसती हैं? किसी भी हालत में ना अश्विनी राठौर तुझे कुछ बड़ा करना अपनी जिंदगी में। रात में लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती, दिन में लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, ज़्यादा तेज हंसें तो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, ज़्यादा चुप रहें तो गंवार हैं, ज़्यादा बोलें तो मैनरलेस हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ये दुनिया लड़कियों को हमेशा पीसेगी। खैर मुझे इन सबसे क्या, जैसी जिसकी सोच वैसा मुझे मान ले, लेकिन मुझे तो आज़ाद परिंदा की तरह उड़कर रहना है, किसी भी हालत में उनके हाथों नहीं आऊंगी मैं। और ये बोल करके वो तकिए के साथ चिपक करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश जो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बहुत ही चौकन्ना कर रखे थे, और अब आशी के घर के आसपास लगभग 20 से 30 आदमी जो कि इधर उधर नॉर्मल कपड़े पहने हुए घूम रहे थे ताकि आशी को शक ना हो उन लोगों पर। आर्यांश के मेंशन के कंट्रोल रूम में आशी के ही घर के बाहर का कैमरा मॉनिटर किया जा रहा था, जहां एक तरफ आशी को तो चैन की नींद आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ आर्यांश लगातार अपने फोरहेड को मसाज दिए जा रहे थे। वो अपने काउच पर बैठ करके अपने सिर को बैकरेस्ट से टेक लगाए हुए थे। वो धीरे से खुद से कहते हैं, जाने तो मैं तुम्हें कहीं दूंगा नहीं आशी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम भाग सकती हो, वो भी मेरी नज़रों से बच करके। पहले तो सिर्फ तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर में रखना था मुझे, लेकिन अब तुम्हारी अकड़ भी तोड़नी पड़ेगी। वहीं अगले दिन सुबह आशी जो अपने कान पर पिलो दबाते हुए कहती है, अरे यार ये लोग सुधरेंगे नहीं।
जिंदगी में क्या कम परेशानी है मेरे, जो सुबह सुबह में मुर्गा बन करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ये सुबह सुबह बैंड कौन बजा रहा है भाई? वो लगातार अपने कानों को पिलो से ढकती तो जा रही थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आशी जो एकदम से झुंझलाते उठती और कहती है, ओह कौन है ये? और ये बोल करके वो तुरंत ही दोनों पिलो को ऑलमोस्ट नीचे फेंकती है और दरवाजे को धड़ाम से खोल करके बाहर बहुत ही तनतनाते हुए निकल जाती है। वहीं बाहर के एरिया में सब लोग आपस में मिलजुल करके बातें करते हुए डांस किए जा रहे थे। आशी जो उन सबको देखकर कहती है, अरे चैन से सोने तो मुझे, शादी हो रही है, मैयत हो रहा है, इतना दुखी तो मरने वाला इंसान भी नहीं होता। वहीं आशी के सारे रिश्तेदार और उसकी फैमिली वाले आशी की ऐसी बातें सुन करके आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबको पता था कि आशी का नेचर कैसा है और सब लोग ऑलमोस्ट इस चीज को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। वहीं आशी की ताई जो कहती हैं, अच्छी बात है कि सुबह सुबह तुम्हारी भी नींद खुल गई, चलो आ जाओ अब यहाँ पर आकर के जरा अपना डांस का कला तो दिखाओ। आशी जो कहती है, आधी नींद से मुझे जगा दिया आप लोगों ने, और अभी कह रहे हो मैं नाचूं? और कौन सी खुशी में नाचना है मुझे? और ये बोल करके वो अपना मुंह बिगाड़ते हुए अपनी मम्मी को देख कर कहती है, मम्मी तुम तो जानते हो ना मैं लेट से सोती हूँ यार, सुबह चैन से सोने तो दिया करो। वहीं आशी की मौसी जो से नीचे बुलाते हुए कहती हैं, अरे तुम नीचे आओ, और वैसे भी अब ज़्यादा दिन तक तुम्हारी ये ज़िंदगी और ऐसे नहीं चलने वाली, आने वाले वक्त में तुम्हें सुबह उठना होगा, सुबह सबके लिए चाय नाश्ता करवाना होगा। खैर वैसे तो इतने बड़े घर में शादी हो रही है तो चाय नाश्ता तो तुम्हें खुद नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके संस्कारी बहू की तरह सबका पैर तो छूना ही पड़ेगा। और ये बोल करके सब लोग हंसने लगते हैं। आशी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वहाँ जहाँ पर अभी वो रेलिंग पर लटकी हुई है वो वहीं से छलांग लगा करके नीचे आए, और जितने बैंड बाजा वाले वहाँ पर खड़े हैं और लगातार बाजा बजाए जा रहे हैं उन सब की पिटाई करना शुरू कर दे। आशी जो उन बैंड बाजा वालों को कहती है, ओए थोड़ी एनर्जी शादी के लिए भी बचा लो। और आज तो कुछ नहीं है ना, आज क्या है मम्मी, आज क्यों करवा रही है सब? सुरभि जी जो कहती हैं, अरे कैसे नहीं है, आज मटकुरवा है। आशी जो कहती है, कौन सा कुरवा है? सारे लोग उसकी बात पर हंसने लगते हैं। आशी जो कहती हैं, अच्छा ठीक है जो भी हो मैं जा रही हूँ। सुरभि जी जो कहती हैं, चलो फटाफट से नहा धो करके जल्दी से तैयार होकर के नीचे आओ, तुम्हें लेकर के चलना है। आशी जो कहती है, कहाँ चलना है? वही उसकी मौसी जो कहती है, मंदिर चलना है। आशी जो कहती है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जा करके होकर आओ, मुझे जो भी बात करना होता है ना मैं अपने रूम में बैठ करके कर लेती हूँ, ये मंदिर वाला ढोंग मुझे पसंद नहीं है। वहीं एक दूर की आशी की रिलेटिव जो काफ़ी बूढ़ी पुरानी थी वो आशी से कहती हैं, ऐसी तीखी ज़बान वालों से कोई शादी नहीं करता बेटा, अपनी ज़ुबान सुधार लो। आशी जो उन्हीं के टोन में कहती है, अच्छा दादी जी अगर ऐसा है तब तो मैं 2-3 मिर्चा और खा करके बोलूँगी, ठीक है। आशी जो कहती, आशी की बात सुन करके सारे लोग उसको घूरने लगते हैं और स्पेशली सुरभि जी जो उसे कहती हैं, चुपचाप से जाओ और जल्दी से तैयार होकर के वापस आओ। आशी जो कहती है, मम्मी यार। सुरभि जी जो कहती हैं, चुप एकदम, अभी आ रही हूँ मैं कपड़ा लेकर के तुम्हारे लिए, मंदिर चलना है ना, बस बोल दिया तो सो बोल दिया, बस बोल दिया सो बोल दिया। आशी जो गुस्से में वहाँ से फिर से अपने रूम की तरफ भाग आती है और रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, चैन से सोने भी नहीं देते हैं, पूरी ज़िंदगी झंड कर रखी है मेरी। और ये बोल करके वो धड़ाम से फिर से बेड पर गिर जाती है। लगभग 10 से 15 मिनट होता है और सुरभि जी उसके रूम के अंदर आ जाती हैं। सुरभि जी को लगा था कि शायद अभी आशी बाथरूम में होगी, लेकिन वो देखती हैं कि आशी फिर से बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो दोनों तकियों को उठा करके आशी के ऊपर फेंकते हुए कहती हैं, उठो आशी। आशी जो कहती है, मम्मी थोड़ा देर सो जाने दो प्लीज़। आशी की बात सुन करके उसकी मम्मी जो कहती है, शादी के दिन में ना तुम ऐसे ही करना। आशी जो कहती है, ठीक है आप जैसा कहो, आपकी तो हर बात मानने को तैयार ही रहती हूँ मैं। सुरभि जी जो कहती हैं, हे भगवान इसका क्या करूँ मैं, कब बड़ी होगी ये। और ये बोल करके वो आकर के बेड पर ही बैठ जाती हैं। वही आशी भी उठते हुए कहती है, मतलब सोने नहीं दोगी? हाँ चलो चलते हैं। और ये बोल करके वो गुस्से में खड़ी होती है और तुरंत ही बाथरूम की तरफ भाग जाती है। वो बाथरूम से टी-शर्ट और पैंट पहन करके वापस आई थी और वो अपने बाल को सेट करते हुए कहती है, वैसे बाल बड़े हो गए,
मतलब थोड़ा सा अगर कटवा लूँ तो फिर से मस्त हेयर कट हो जाएगा ना मेरा। सुरभि जीजू कहते हैं, खबरदार जो बाल कटवाने के बारे में बात भी की तो बड़ी लड़कियां बाल नहीं कटवाती हैं। आशी जो कहती है, ये क्या बात है, बड़ी लड़कियां बाल नहीं कटवाती हैं? मेरा बाल है, जितना मन चाहे उतना कटवाओ। अरे मैं टकली भी हो जाऊं, क्या मतलब है? कोई और कैसे बोल सकता है इस बारे में? सुरभि जिसका कान पकड़ते हुए कहती है, कितनी जबान चलती है तुम्हारी। आशीष अपने कान की तरफ ही थोड़ा झुकते हुए कहती है, मम्मी दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो, छोड़ो अब चलो जल्दी। और ये बोल करके वो जैसे ही रूम के बाहर निकलती है, सुरभि जी उसको पकड़ते हुए कहती है, इधर सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। आशीष जो कहती है, अब क्या हुआ, देर क्यों कर रही हो, चलो ना मंदिर। सुरभि जी उसको ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, एक बात बताओ, तुम कहाँ से दुल्हन लग रही हो? आशीष जो कहती है, हाँ जी शादी करवानी है क्या? सुरभि जी जो कहती है, चुपचाप से ये कपड़े पहनो, माता रानी का मंदिर है, लाल कपड़े पहन कर जाओगी ना? आशीष जो उनकी बात को कंप्लीट करते हुए कहती है, हाँ तो माता रानी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और ज़्यादा आशीर्वाद दे देंगे, आपको ऐसा लगता है? सुरभि जी जो कहती हैं, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें आशीर्वाद में तुम्हारी ज़बान थोड़ा कम चलाने का आशीर्वाद दे। आशीष जो कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब भगवान ने इस टैलेंट के साथ खुद ही भेजा है, तो आशीर्वाद दे करके खुद ही इसको कम क्यों करेंगे? सुरभि जी जो कहती हैं, अगर तुम्हारी डायलॉगबाजी हो गई हो तो जल्दी जाओ चेंज करके आओ। आते उस कपड़े को अपने हाथ में लेती है और कहती है, क्या चंदारा कपड़ा है ये, ऐसे कलर कितने गंदे लगते हैं। और ये बोल करके वो बाथरूम की तरफ जाती है और ज़बरदस्ती उस कपड़े को पहन करके बाहर आ जाती है। वो एक अनारकली सूट था। वहीं जैसे वो बाहर आती है, सुरभि जी, और ये क्या बना लिया है? आशी जो कहती है, जूड़ा है मम्मी। सुरभि जी जो कहती हैं, इतने भी बड़े बाल नहीं हुए, अभी बस कंधे तक आ रहे हैं, खुला रखो इसे, अच्छा लगेगा। वहीं आशी जो कहती है, अच्छा हीरोइन बना दो तुम मुझे। सुरभि जी जो कहती हैं, दुल्हन बनना है, हीरोइन नहीं। आशी जो कहती है, देखो देखो मैं क्या क्या बनती हूँ। और ये बोल करके वो हल्का सा हंसती है और सुरभि जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो। और वो सुरभि जी के साथ नीचे आ जाती है। सब लोग आशी को देख करके धीरे धीरे करके उसकी नज़र उतारते हैं और वहीं आशी के कुछ फैमिली मेम्बर्स जो गाड़ी में बैठते हैं और आशी को अपने साथ मंदिर ले जाते हैं। सुरभि जी उसके ठीक बगल में बैठी हुई थी और उसका हाथ पकड़ी हुई थी। आशी जी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, भाग थोड़ी ना जाऊंगी दरवाज़ा खोल करके। सुरभि जी जो कहती हैं, चुप करो, मैं कुछ मंत्र पढ़ रही हूँ, एकदम शांत रहो, मुझे परेशान। आशी जो झटके से अपने हाथ को छीनते हुए कहती है, ओ हेलो, कोई मंत्र फूक रही हो क्या मेरे ऊपर? देखो अम्मी, ये गलत बात है। और तुम कब से तांत्रिक विद्या सीख ली? हाँ, तुम्हें उस दिन वो लाल कलर की साड़ी में भी कोई तंत्र की थी ना? सुरभि जी जो हल्का सा अपने हाथ से उसके गाल पर मारते हुए कहती है, तुम कभी भी अपने मुंह से कुछ अच्छी बात क्यों नहीं निकालती हो आशी? आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक अच्छी बात निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। सुरभि जी कहती है, और वो क्या है? आशी जो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और भगवान का वैसे भी मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है, तो मंदिर ले जाने की फॉर्मेलिटी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे ले चल ही रही हो तो फिर ठीक है, चल चलते हैं। सुरभि जी जो अपने बगल में बैठी बच्ची को देखकर कहती है, भगवान अब आप इसका पार घाट लगाइएगा। वहीं आशी जो विंडो साइड में बैठी हुई थी और वो लगातार विंडो के बाहर से देखे जा रही थी। वहीं आशी जो देखती है कि लगातार 3 से 4 गाड़ियाँ जो उसके लेफ्ट और राइट साइड में है। वो जैसे ही इस चीज़ को नोटिस करती है कि ये गाड़ियाँ लगातार उसी की गाड़ी के साथ चल रही हैं, वो पीछे मुड़ करके देखती है तो वो देखती है कि 3 से 4 गाड़ियाँ पीछे भी चल रही हैं। वहीं आशी जो एक तिरछी मुस्कान पास करते हुए कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त है मेरी बातों को लेकर के, इतना सीरियस ले लिया, इन्हें लगा कि मैं भाग जाऊंगी, अब तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए फिर। मतलब क्या 24 घंटे मेरे ऊपर नज़र बनाए रखे हैं ये? और आशी फिर से पीछे की तरफ देखती है और उस गाड़ी को देखकर वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ये देखो, हमारी गाड़ी से भी महंगी इनकी बॉडीगार्ड की गाड़ी है। आशी जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, भगवान इतना भी गरीब नहीं बनाना था यार, और बनाया भी था तो मम्मी पापा ऐसे सपोर्टिंग देने चाहिए था कि मतलब अमीर बनने में थोड़ी मदद करें। कितना ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि वो अपने बॉडीगार्ड्स को 50 लाख और 60 लाख की गाड़ी दे रखे और मेरे पास 15 लाख की गाड़ी है, वो भी पापा की खरीदी हुई। उनके बॉडीगार्ड्स भी मेरे से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसीलिए ज़िंदगी में पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
मेरे पास भी अथम पैसे होते तो क्या ही बात होती, मैं भी अपनी प्राइवेट जेट में बैठती और दुबई उड़ जाती। फिर कहाँ से पकड़ पाते इनके बॉडीगार्ड्स मुझे। यहाँ शीजल लगातार अपनी कंप्लेंट्स को जारी रखे हुए थी कि तब तक मंदिर भी आ जाता है। सुरभि जी जो उससे कहती हैं, उतरो बेटा। आ गया मंदिर। आशी जो कहती है, उतर रही हूँ, और ये बोलकर कि वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर की तरफ उतर जाती है। वहीं वो आगे पीछे देखती है मगर उसे वहाँ पर आसपास कोई भी गाड़ियाँ नजर नहीं आती। आशी जो खुद से ही कहती है, वेल ट्रेन बॉडीगार्ड्स रखा है, मतलब उससे क्या छुप रहे हैं ये लोग। क्या आर्यांशी को नहीं पता कि मुझे अच्छे से पता है कि उनकी नज़र 24 घंटे मेरे ऊपर ही रहेगी। लेकिन ये चीटिंग है। जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे तो छुपने के लिए टाइम तो मिलता था ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब दिन भर इस तरह से मेरे ऊपर ही अपनी नज़र गड़ाए रखेंगे तो कहाँ से भागूंगी मैं। और ये बोल करके वो मंदिर के अंदर आने लगती है और यही सब सोचते सोचते वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। वो मंदिर जो बड़े से ताल के किनारे पर था। सुरभि जी जो आशी से कहती हैं, कहाँ फैशन शो में जा रही हो, हाथ तो जोड़ो। आशी जो मम्मी को देखकर कहती है, हाँ जोड़ती हूँ। वहीं फिर से वो बिना हाथ जोड़े ही आगे बढ़ने लगती है तो सुरभि जी उससे कहती हैं, हाथ जोड़ के चलो आशी, मंदिर के अंदर जा रही हो। आशी जो कहती है, दिल साफ होना चाहिए, भगवान दिल देखते हैं, अगर हाथ जुड़े हों ना जुड़े हों कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ही बताओ, जिसके पास हाथ नहीं होगा उसका क्या होगा। सुरभि जी जो कहती हैं, हर बात का जवाब होता है ना तुम्हारे पास। आशी जो कहती है, अच्छा नाराज नहीं हो, जोड़ लेती हूँ। और ये बोल करके वो अपने हाथ को जोड़ती है और ऊपर की तरफ आते हुए कहती है, भगवान जी यार प्लीज़ मदद करो यार, कोई ऐसा चुनिंदा आइडिया दो ना कि आर्यांश उसके बारे में सोच ही ना पाए और उनके बॉडीगार्ड्स उनकी नज़र से मैं बच करके निकल जाऊँ। आपको पता है ना मुझे शादी नहीं करनी है, आपको पता है मेरे कितने बड़े बड़े ख्वाब हैं, और अगर आपको शादी करवानी है तो काव्या मिली की करवा दो ना, वो सब बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। मतलब जो शादी करने के लिए तैयार नहीं है उसके पीछे शादियों की लाइन लगी पड़ी है, और जो शादी करने के लिए तैयार है उसकी शादी नहीं हो रही है। अब देखो आपने इतने बड़े बड़े ख्वाब दिए हैं तो उसे पूरा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मान लो जब मर जाऊंगी और आपके पास वापस आऊंगी तो क्या मुँह दिखाऊंगी आपको, समझ रहे हो ना भगवान जी प्लीज़। आइए जानते हैं भगवान उसकी अब मदद करने वाले हैं या नहीं, और क्या कर पाएगी आशी अपने बड़े बड़े ख्वाब को पूरा और बच पाएगी आर्यांश से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।